हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मिश्रा एमएमसी द इंजीनियर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रस्ट, और आप लोगों ने देखा होगा उसको सॉल्व करके। और उसके रिस्पेक्ट में आप लोगों ने अगर घर जाके अपनी वर्क बुक में गेट के क्वेश्चन या ईएस के क्वेश्चन उसमें देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन जा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन जा रहे हैं। एक और टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है, एक और टाइप का उसमें क्वेश्चन बनता है जो कि हम लोग देखेंगे आज, उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये दो क्वेश्चन केवल आप सॉल्व करके चले गए तो आपके कंपटीशन में हर लेवल का एग्ज़ाम निकल जाएगा इसमें, ठीक है। चाहे वो मेंस आप लिख रहे हो तब भी हो जाएगा, या आप कोई भी प्री का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी आंसर आपके आ जाएंगे। मेन रही बात, अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि एक स्टेप होगा जहाँ पे आप जाके फंस रहे होंगे, वो है आपका लास्ट स्टेप, जब आप लोग नेचर लिखते होंगे, टेंसाइल और कंप्रेसिव वाला नेचर। तो वो वाला डाउट भी मैक्सिमम लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर एक दो लोग का बचा है तो आज ये जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक कल हम लोगों ने देखा था एक सिंपली सपोर्टेड वाला ट्रस का केस। ट्रस मैंने बताया था कि ट्रस इज अ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू कैरी द लोड एट देयर ज्वाइंट। अपने ज्वाइंट्स पे लोड को कैरी करने के लिए वो यूज़ होता है। कल हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट टाइप के ट्रसेस के। डिफरेंट टाइप के ट्रसेस कौन कौन से थे? एक परफेक्ट ट्रस हम लोगों ने पढ़ा था, एक डेफिशिएंट ट्रस पढ़ा था, ठीक है, और एक रिडंडेंट ट्रस पढ़ा था। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अगर मैं सारे क्वेश्चंस ऐसे कराने लगूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको अगर मैं कराने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, जिससे कि क्या होगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आपसे बनता नहीं है, कोई क्वेश्चन अगर आपसे बनता नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चंस को लिख दीजिए, या मैं अपना नंबर दे दूंगा, मुझसे बात कर लीजिए, उस क्वेश्चन को भी हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन इतनी मुझे गारंटी है कि अगर जो मैंने कल स्टेप आपको लिखवाए थे, ठीक है, जो मैंने आपको कल एक स्टेप लिखवाया था कि ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करना है, कि पहले आपको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, फिर रैंडम डायरेक्शन में आपको फोर्सेस को देना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि फोर्सेस रिजॉल्व करना शुरू करना है। किस पॉइंट से? जहाँ पे केवल दो अननोन हो, केवल दो अननोन हो। क्यों? कल मैंने बताया था आपको केवल दो अननोन की मतलब क्या है, कि क्योंकि हमारे पास दो ही यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, दो ही यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। और जब अगर दो ही यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है तो दो ही अननोन होने चाहिए, नहीं तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या मतलब है? तो पूरे फिगर में हमें ये देखना है कि वो पॉइंट हम सेलेक्ट कर लें जहाँ पे केवल और केवल दो अननोन हो, ठीक है। चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें कैसे सॉल्व होता है। इस टाइप का क्वेश्चन प्री में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। आपने देखा होगा यूपीपीएससी, अगर किसी ने एई का पिछली बार पेपर दिया हो, ठीक है, पॉलिटेक्निक में भी, और जो ये प्रिंसिपल वगैरह के पेपर होते रहते हैं यूपीपीएससी के, वेरियस टेक्निकल एग्जामिनेशन या एसएससी जेई का भी, इस टाइप का आपको फिगर बना के दे देंगे और कोई एक मेंबर दे देंगे, एसी, एडी, डीसी, बीडी, किसी भी एक मेंबर में कहेंगे आप फोर्सेस को फाइंड आउट करिए, और मैक्सिमम चांस है कि इनमें से कोई मेंबर दे देंगे, इनमें से, ठीक है, मैक्सिमम चांस है इनमें से कोई मेंबर दे देंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर चाहता है आपका कॉन्सेप्ट चेक करना, ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, ठीक है, आता है कि नहीं आता। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, ठीक है, तो वो चाहे इस मेंबर में पूछे, इस मेंबर में पूछे, बीडी में पूछे, डीसी में पूछे, आप सब में निकाल लेंगे, आप सब में निकाल लेंगे एक मेंबर। और अगर उसको थोड़ा सा टफ बनाना है पेपर, जैसे अगर ईएस वगैरह का पेपर आप दे रहे हो, थोड़ा सा पेपर टफ बनाना है, तो वो नेचर भी पूछ लेता है कि टेंसाइल है या कंप्रेसिव। गेट और ईएस में ऐसे नेचर वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। मैं क्यों बार बार नेचर पे जोर दे रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि गेट में आजकल क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में साफ साफ लिखा रहता है कि विथ यूनिट, ठीक है, विथ यूनिट विथ नेचर आपको वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। पुट तो मैग्नीट्यूड के टर्म में पुट करना है, टेंसाइल या कंप्रेसिव या कुछ भी, ठीक है। तो वो -30 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है, -30 भी होगा और 30 भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नेचर क्लियर नहीं है तो आप माइनस और प्लस और इसमें आप पुट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको नेचर क्लियर है, बच्चा सबसे ज़्यादा यहीं पे फंसता है, तो आप सारी चीज़ें सही सही वहाँ पे लिख पाओगे, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर ऑफ अ कैंटिलीवर ट्रस।
डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर ऑफ अ कैंटिलीवर ट्रस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए, ये कैंटिलीवर ट्रस क्या है। ठीक है, तो कैंटिलीवर जैसे बीम होती है, कैंटिलीवर बीम क्या कहती है कि कैंटिलीवर बीम वो बीम है जिसका एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री होता है। एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री होगा। जैसे पेड़ों की टहनियाँ, घर के छतों के छज्जे जो हैं, ये सब कैंटिलीवर के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कभी कभी घरों की छतों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो छज्जे वगैरह बाहर निकले होते हैं तो एक इस टाइप का भी होता है। ठीक है, एक यहाँ से पिलर का सपोर्ट दे देते हैं। पिलर का सपोर्ट अगर हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया तो यानी कि ये अब कैंटिलीवर नहीं रहा, ये अलग टाइप का कैंटिलीवर हो गया, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। क्या कहते हैं इसको? प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ठीक है, कैसा हो गया ये? प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो कहने का मतलब ये है कि कैंटिलीवर वो चीज़ है, ठीक है, जिसका एक एंड फिक्स होगा, दूसरा एंड फ्री होगा। कैंटिलीवर ट्रस बोल रहा है वो, कैंटिलीवर ट्रस बोल रहा है, मतलब एक एंड फिक्स, दूसरा एंड फ्री। इस टाइप का हम लोगों ने स्ट्रक्चर जनरली ब्रिज वगैरह में देखा होगा। ठीक है, और रूफ के जो गर्डर वगैरह लगते हैं ऐसे देखे होंगे। और पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि घरों के बाहर जो बल्ब वगैरह टंगते थे, घरों के बाहर जो बल्ब वगैरह टंगते थे उसमें भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बन के आता है। ठीक, अब ट्रस पढ़ने का एक और चीज़ मैं बता दूं, ट्रस पढ़ने का आपको बेनिफिट क्या है? ठीक है, क्यों हम ट्रसेस पढ़ रहे हैं? क्या केवल फोर्स निकालना ही सीख रहे हैं ट्रसेस से? नहीं। पहली चीज़ तो परफेक्ट ट्रस कैसे बनेगा ये भी हम सीखते हैं। परफेक्ट ट्रस कैसे बनेगा ये भी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियर के साथ साथ, ठीक है, हमें वो चीज़ बना के देनी है जो बैलेंस तो हो ही बट इकोनॉमिकल भी हो, जो बैलेंस तो हो ही इकोनॉमिकल भी हो। अगर हमने 10 मेंबर लगा के किसी लोड को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, और वही 3 मेंबर हमारे काम कर दे रहे हैं, वही 3 मेंबर हमारे काम कर दे रहे हैं, तो कौन सा बेनिफिशियल होगा? कौन सा बेनिफिशियल होगा? 3 वाला। कौन सा बेनिफिशियल होगा? 3 वाला बेनिफिशियल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें केवल और केवल ये नहीं सोचना है कि हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, बस हमारा काम हो गया, ये तो हमारा एग्जाम निकल गया। ठीक है, लेकिन जब आप जॉब वगैरह में जाओगे, सारी चीज़ें वहाँ पे देखोगे, तब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि हमें इकोनॉमिकल भी ऐसा स्ट्रक्चर बना के देना है जो जितने भी गिवन लोड हैं उसको बैलेंस कर रहा हो। ठीक है, और वो लोड लगने कहाँ पे चाहिए? कल मैंने बताया था ट्रस की प्रॉपर्टी है, किस लोड को बैलेंस करेगा? जो भी लोड उसके ज्वाइंट्स पे लगे होंगे। ठीक है, उसके ज्वाइंट्स पे लगे हों, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ, जहाँ भी ज्वाइंट्स हो रहा है वहाँ पे लोड की वैल्यू लगी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कैंटिलीवर ट्रस। तो एक चीज़ दिमाग में याद ये रखिएगा कि कैंटिलीवर ट्रस में आपको रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली सपोर्टेड होगा या रोलर सपोर्टेड होगा या हिंज सपोर्ट होगा, तभी आपको रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है, तभी आपको रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर वो हिंज सपोर्ट वाला ट्रस दिया तब आपको रिएक्शन की वैल्यू निकालनी नहीं है। तब तुरंत आपको वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पे 2 अननोन मिल रहे हों। ठीक है, 2 अननोन मिल रहे हों। अब इस फिगर में देखिए हमारे पास ABDC ये सारी चीज़ें हैं, ABDC, इसमें रिएक्शन हमें निकालना नहीं है। अब है क्या यहाँ पे देखो C पॉइंट है, यहाँ से ये जो फोर्सेस, ये मेंबर है, ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। मैंने बताया था डायरेक्शन आपके ऊपर है, आप किसी भी टाइप की डायरेक्शन ले सकते हैं, या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव, कैसा भी है। वो टेंसाइल कंप्रेसिव हम बाद में जाके सेलेक्ट करेंगे जब हमारा आंसर आएगा कि एक्चुअल में वो मेंबर टेंसाइल पे है वो मेंबर कंप्रेसिव पे है। ओके, तो चाहे आप ऐसी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दीजिए या इस टाइप की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दीजिए, ऐसी डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, कि दोनों एरो एक तरफ कर दिया, अब ये ना तो टेंसाइल को शो कर रहा है ना तो कंप्रेसिव को शो कर रहा है। ओके, अब हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब हम इनको फोर्सेस की नेमिंग करेंगे। दिस फोर्स इज FDC, दिस इज FAD, दिस इज FAC और दिस इज FBD।
ठीक है। जो भी मेंबर्स के बीच में ये लिंक लगी हुई है, ये जो मेंबर्स के बीच में ये जो लिंक लगी हुई है उसको उसी नाम से रिप्रेजेंट कर दीजिए, AD, AC, DC, FBD। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हमको उस पॉइंट से स्टार्ट करना है जहाँ पे दो अननोन हो। अगर मैं D पॉइंट से स्टार्ट कर दूँ फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करना, तो यहाँ पे FAD अननोन है, FDC अननोन है, FBD अननोन है। ठीक है, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट कर दूं FAD अननोन है, FAC अननोन है, लेकिन हम तब भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दो अननोन यहाँ पे दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक का रिलेशन दूसरे के टर्म में आ जाएगा, कोई वैल्यू नोन नहीं है हमारे पास, FAD FAC के टर्म में आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो पॉइंट मिल जाए जहाँ से हम वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाए, ईजिली हमारी वैल्यू निकल जाए। अब पॉइंट आता है C, C पॉइंट पे देखिए FAC अननोन है, FDC अननोन है, बट एक 1000 न्यूटन का लोड नीचे लगा हुआ है, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ से सॉल्व कर ले जाएंगे। दो पॉइंट हमारे पास अननोन है, और मैक्सिमम केस में आपको यही होता ही है, जिस पॉइंट पे आपका लोड लगा रहेगा 99.99% केस में आपको सॉल्यूशन वहीं से शुरू करना है। ठीक है, सॉल्यूशन वहीं से शुरू करना है, और आपने वहाँ से अगर सॉल्यूशन शुरू कर दिया तो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, दो अननोन भी है, लोड भी लगा हुआ है, सर ने बताया था। अब हम लोग यहीं से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट सी पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए। 1000 न्यूटन लोड नीचे लग रहा है, और मैंने आपको बताया था आप सी पॉइंट पे खड़े हो जाइए। सी पॉइंट पे यहाँ देखिए, सी पॉइंट पे आप यहाँ पे खड़े होइए, और जिस डायरेक्शन में एरो दिख रही है बिल्कुल वैसा ही आप क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा ही आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। जिस डायरेक्शन में दिख रहा है वैसा ही आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो 1000 न्यूटन का लोड नीचे लग रहा है। नेक्स्ट एक एरो इधर लगती हुई दिख रही है, FAC। ठीक है, और एक एरो ऐसे दिख रही है, FDC। एंगल कितना दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाइए। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से बैलेंस करिए, वर्टिकल को वर्टिकल फोर्स से बैलेंस करिए, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से बैलेंस करिए। इसके अगर हम लोग दो कंपोनेंट लेंगे तो एक FDC cos 60 आएगा और एक FDC sin 60। मतलब ये हमारा ऐसे बनेगा, FAC 1000 न्यूटन, FDC sin 60, FDC cos 60। ठीक है, ये बन गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। अब फोर्सेस को बैलेंस करिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन 0, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ FAC इज इक्वल टू FDC cos 60, और दूसरा हमारे पास एक आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट 0, FDC sin 60 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है क्या, यहाँ से FAC FDC के बीच में रिलेशन निकल रहा है, यानी कि दो अननोन है यहाँ पे। और नीचे वाले इक्वेशन में देखिए, नीचे वाले में FDC sin 60 इज इक्वल टू 1000, FDC sin 60 इज इक्वल टू 1000, यानी यहाँ से हमें FDC की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमें FDC की वैल्यू आ जाएगी। तो FDC की वैल्यू 1154.7 आ रही है। देखिए सॉल्व करिए, FDC की वैल्यू क्या 1154.7 आ रही है। अभी नेचर की बात हम लोग करेंगे। FDC की वैल्यू 1154.7 पॉजिटिव में आ रही है। किस में आ रही है, पॉजिटिव में। अगर FDC हमारा पॉजिटिव में आ रहा है 1154.7, यानी कि ये जो हमने नेचर लिया हुआ था, वो बिल्कुल सही है। ये जो हमने सिंबल बनाया वो बिल्कुल सही है। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि ट्रस्ट में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो दिखेगा होगा उसका उल्टा, जो दिखेगा होगा उसका रिवर्स। तो अगर हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये हमारा नेचर बिल्कुल यहाँ पे जो दिख रहा है वो सही है, और हमें ये दिख कैसा रहा है, कंप्रेसिव, लेकिन होगा क्या, उल्टा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेंसाइल। क्यों उल्टा होगा, क्योंकि हमने फ्री बॉडी डायग्राम किसका ड्रॉ किया है, पॉइंट का। फ्री बॉडी डायग्राम किसका ड्रॉ किया है, पॉइंट का, सी का हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, बट हमें लेना किस में, मेंबर में। मेंबर में FCD की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि वो वाला फोर्स इसको क्या कर रहा होगा,
कंप्रेस, यहां से देखिए सी पॉइंट को खींच रहा होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब ये वाली एरो देखिए, ये सी पॉइंट को खींच रहा है ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेंबर की कंडीशन क्या हो जाएगी, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट। वो इसको क्या करेगा, इस मेंबर को बाहर की तरफ खींचेगा, और बाहर की तरफ खींचेगा तो मतलब टेंसाइल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हम फ्री बॉडी डायग्राम मेंबर का ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। तो कुछ नहीं करना है उसमें, अगर हमारा पॉजिटिव आ गया तो यानी हमने जो लिया हुआ था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और वो बिल्कुल सही है तो सर ने बताया था कि जो दिख रहा है आंखों से उसका लेना है रिवर्स, रिवर्स इन द सेंस कि FDC, यहाँ देखो FDC यहाँ हमें दिख रहा है कंप्रेसिव, तो यानी ये हो जाएगा टेंसाइल। और अगर नहीं वो हो रहा है तो यहाँ पे आप लिख भी लेंगे कि ट्रस के केस में ये शो करेगा टेंसाइल, और ट्रस के केस में ये शो करेगा कंप्रेसिव, अगर दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है। और क्यों टेंसाइल और कंप्रेसिव, क्यों नेचर चेंज हो जा रहा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक वैल्यू और यहाँ से आपकी निकलेगी FAC की। ठीक है, FAC की वैल्यू सॉल्व करिए। FAC की वैल्यू आ रही होगी या FCA की वैल्यू आ रही होगी 577.35 न्यूटन, 577.35 न्यूटन पॉजिटिव। FAC की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आ रही है अगर यहाँ पे वैल्यू, तो इसका मतलब जो हमारा ये जो दिख रहा है एजम्पशन जो हमने लिया हुआ था रैंडम, वो बिल्कुल सही है। बट ये दिख कैसा रहा है मेंबर, टेंसाइल, लेकिन आंसर क्या होगा, एक्चुअली मेंबर किससे सब्जेक्टेड होगा, कंप्रेसिव। ये लिख गया यहाँ पे। ठीक है, ये लिख गया 577.35 न्यूटन कंप्रेसिव। क्यों होगा, पहले वाले केस में मैंने बता दिया है कि ये वाला सिंबल टेंसाइल को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला सिंबल कंप्रेसिव को रिप्रेजेंट करेगा, किसमें, आंसर लिखते टाइम पे इसमें। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर आप साइड में बना लेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें चढ़ जाएंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, जो दिख रहा है उसका उल्टा नेचर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट का ड्रॉ कर रहे हैं तो मतलब उसी के रिवर्स मेंबर में लगेगा, तो मेंबर का नेचर लिखना है, हमें मेंबर का नेचर लिखना है ना, कि मेंबर में टेंसाइल लग रहा है या कंप्रेसिव लग रहा है, पॉइंट पे थोड़ी लिखना है। ठीक है, तो उसका उल्टा कर देंगे, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है FBD। FDC हमने निकाल लिया है, FAD हमें निकालना है, FBD हमें निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना, इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, अभी मैं दिखाता हूं आपको। सॉल्व करेंगे ना चलिए, अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे पॉइंट डी पे। फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट डी पे, बिल्कुल वैसे ही खड़े हो जाइए पॉइंट डी पे, जैसा जैसा दिख रहा है फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल वैसा ही लिखिए। ये आ गया आपका FBD, ये आ गया आपका FAD, और एक इधर लग रहा होगा FDC। ठीक है, जैसे जैसे एरो बनी हुई है वैसा वैसा लिख लेना है। अब एक चीज़ आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न तुरंत क्रिएट हो जाना चाहिए। क्या क्रिएट हो जाना चाहिए, कन्फ्यूज़न। ठीक है, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो ये आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए चीज़ें। क्या हिट करनी चाहिए, कि अगर मान लीजिए सर इनमें से कोई वैल्यू निगेटिव आ जाती, मान लीजिए FDC की वैल्यू निगेटिव आ जाती, तो क्या हम तब भी एरो ऐसे ही बनाते, बिल्कुल ऐसी ही बनाते। ठीक है, जैसी एरो दिख रही है, ऐसा नहीं कि निगेटिव आ गया तो आप चेंज कर देंगे, वो जब हम उस मेंबर का आंसर लिखेंगे तो वहाँ अपने आप चेंज करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसमें,
FDC बिल्कुल वैसी ही एरो बनाएंगे जैसा आपने पहले क्वेश्चन में एज्यूम कर रखा है। जब FDC की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ भी निगेटिव ही पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा आंसर निगेटिव आया है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अगर निगेटिव आ गई कोई वैल्यू तो डायग्राम में चेंज बिल्कुल नहीं करना है। जो एजम्पशन पहले ले लिया है बिल्कुल वही एजम्पशन लेके लास्ट तक सॉल्व करेंगे, और लास्ट तक सॉल्व करेंगे और बाद में निगेटिव पॉजिटिव को हम लोग देखेंगे कि नेचर चेंज करना है या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ ये FDC। अब अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा? दिस एंगल 60, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यानी अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दूं तो इक्वल एंगल में डिवाइड कर देगा, 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, अब सेम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाइए और रिजॉल्व करिए, इनको रिजॉल्व करिए। तो रिजोल्यूशन के बाद कुछ ऐसा बनेगा, FBD FAD cos 30 FDC sin 30 FDC cos 30। ठीक है, और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, FAD sin 30। ठीक है, इसको रिजॉल्व करेंगे दो पार्ट में, कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। FAD cos 30 अपवर्ड डायरेक्शन, FAD sin 30 राइटवर्ड, ये लिखा हुआ है, FAD sin 30 राइटवर्ड लिखा हुआ है। FDC cos 30, FDC cos 30 ये डाउनवर्ड, FDC sin 30 दिस डायरेक्शन में। ठीक है, एरो की डायरेक्शन आपको देखना है, इसलिए मैंने कहा है कि एरो बनाना बिल्कुल सही है। अगर आपने एरो यहाँ से गलत कर दिया तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस गलत हो जाएगा, और अगर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस गलत हो गए तो यानी आंसर की वैल्यू गलत हो जाएगी, और आंसर की वैल्यू गलत तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो यानी कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब बस काम हमारा आसान हो गया, सारे फोर्सेज हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिए। अब इनको हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन के टर्म में रख देना है। आइए रख के देखते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में क्या है, राइट वर्ड को हमने लिया पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड को लिया हमने नेगेटिव। FAD sin 30 प्लस FDC sin 30 इज इक्वल टू FBD। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट, एक ये फोर्स अपवर्ड लग रहा है और एक ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। वर्टिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। क्या बन गई इक्वेशन, FAD cos 30 इज इक्वल टू FDC cos 30। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई होगी। FAD cos 30 माइनस FDC cos 30 शुड बी इक्वल टू 0। माइनस माइनस है तो ये उधर चला जाएगा, तो हमारी वैल्यू FDC cos 30 इसमें चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास FDC की वैल्यू पता है, तो यहाँ से FAD आ जाएगा, FAD आ जाएगा। अब हमारे पास FAD पता है, ठीक है, FDC पता है, तो क्या FBD आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग देखोगे कि FAD की वैल्यू इतनी आ रही है 1154.7 न्यूटन, और FBD की वैल्यू इतनी आ रही है 1154.7 न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात केवल नेचर की है, FAD अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, दिस वन FAD अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी जो हमारा एजम्पशन था वो करेक्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो यहाँ एजम्पशन लिया हुआ है वो आपका करेक्ट ही आ जाए एग्ज़ाम में, वो आपका रिवर्स भी आ सकता है, तो पहले रिवर्स करना है उसको। ठीक है, FAD हमारा पॉजिटिव यानी हमारा लिया हुआ, हम भगवान थोड़ी हैं कि जो भी एजम्पशन लेंगे बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, हम हैं ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमें अपने मेथड से सॉल्व करना है।
हमें हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है कि चाहे निगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, आंसर हमारा आना चाहिए। ठीक है, उसको हमें चेंज करना आना चाहिए। अगर हमने उसको सही से चेंज कर लिया, कॉन्सेप्ट हमारा सही है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो अपने आप देख के बताने लगेंगे किसमें टेंसाइल है, किसमें कंप्रेसिव है। लेकिन हाँ, 2-4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। यहाँ देखिए FAD 1154.7 न्यूटन, सभी का आ गया आंसर। ठीक है, आया क्या है? पॉजिटिव, यानी ये जो हमारा एजम्पशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये जो हमारा एजम्पशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी जो हमारा AD मेंबर है वो ऐसे सब्जेक्टेड है, ऐसे, और हमारा एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। तो ट्रस्ट की प्रॉब्लम में आप कहोगे कि सर ने बताया था कि जो दिख रहा है उसका उल्टा, यानी ये दिख टेंसाइल रहा है लेकिन ये होगा क्या? कंप्रेसिव। क्यों होगा वो मैंने अभी आपको बताया, 2 से 3 बार मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों उल्टा हमें लेना है, क्यों रिवर्स हमें लेना है। ठीक है, तो FAD का रिवर्स डायरेक्शन लेना है, यानी कंप्रेसिव। यहाँ देखिए कंप्रेसिव लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट FBD। ठीक है, FAC हो गया, FBD हो गया। FBD यहाँ देखिए, यहाँ FBD की वैल्यू आप लोग सॉल्व करेंगे, FBD की वैल्यू आप लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, वहाँ भी आपको देखना है। ठीक है, अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है, FBD की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, हाँ अब यहाँ देखिए FBD की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तब आपको अपने मेंबर के पास आना है, तब आपको अपने मेंबर के पास आना है। यानी कि पहले उसका साइन चेंज करिए, पहले उसका ये सिंबल चेंज करिए। निगेटिव मतलब जो हमारा एजम्पशन है, जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है? वो क्या है? रिवर्स होना चाहिए। तो पहले अपना एजम्पशन रिवर्स करो। ये ऐसे बना हुआ था एरो, अब ऐसे बना दीजिए, अब ऐसे बना दीजिए। अब इसका हमें नेचर लिखना है, इसका नेचर लिखना है। तो ये सर टेंसाइल दिख रहा है बट ये है क्या? कंप्रेसिव होगा। तो यानी कि FBD कंप्रेसिव, FBD कंप्रेसिव। वैल्यू आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, अगर वैल्यू अलग आ रही है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। ठीक है, वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती है, वो भी आ सकता है। ठीक, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको कब टेंसाइल लेना है, कब कंप्रेसिव लेना है और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, यही 2 टाइप की मेनली प्रॉब्लम आपकी बनती है एग्ज़ाम में। किसी भी प्री के क्वेश्चन में या कहीं भी ये लिख के नहीं आएगा कि ट्रस्ट को आप मेथड ऑफ ज्वाइंट से सॉल्व करिए या मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करिए या इससे सॉल्व करिए। एक मेथड आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए जिससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब इसमें मैं चाहे 20 टाइप का मेंबर लगा दूँ, ठीक है, कितना भी बड़ा ट्रस्ट बना दूँ, वो आंसर आ जाएगा। बट हम सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं कि हम बीटेक का सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अगर बीटेक का सेमेस्टर एग्ज़ाम भी हमें देना है तो भी इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इतना ही सॉल्व करने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मेंस के पेपर में पूरा सॉल्व करने आप लगेंगे तो 10 से 15 मिनट एटलीस्ट, प्रैक्टिस के बाद भी 10 मिनट लगेगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता वहाँ पे कि जो आधे घंटे का हो या 1.5 घंटे का या 2 घंटे का क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे एग्जामिनर को आपका कॉन्सेप्ट देखना होता है। ठीक है, कि आपका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है। अगर FBD आपका यहाँ देखिए अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो आप इस सिंबल को सही मानेंगे, इस सिंबल को सही मानेंगे और बिल्कुल ऐसा ही मेंबर देख के आप बता देंगे कि सर ये कंप्रेसिव दिख रहा है लेकिन होगा क्या एक्चुअल में? टेंसाइल। ठीक है, दिख ये कंप्रेसिव रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? टेंसाइल। बट अगर निगेटिव आता है तो पहले उसका नेचर चेंज करेंगे। यहाँ से ये BD वाला अगर निगेटिव आता है तो उसका नेचर पहले चेंज करेंगे, अब इसका नेचर लिखेंगे कि ये टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है। देखने में सर ये टेंसाइल है बट एक्चुअल में ये मेंबर किससे सब्जेक्टेड होगा? कंप्रेसिव से। वहाँ आप लिख दीजिए आंसर। ठीक है, ये जो मैंने आंसर लिखे हैं या वो हैं, ये एक बार आप अपने से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, मैच करके देखिएगा। आंसर हो सकता है अलग हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपका समझ आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कब टेंसाइल लेंगे और कब कंप्रेसिव लेंगे। ओके, अगर इसके बाद भी अगर आपको ट्रस्ट में किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत होती है तो मैं बीच में आऊँगा, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के क्वेश्चंस लेके उसको भी सॉल्व करा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक, और मुझे लगता नहीं कि अगर आप अपने से सॉल्व करेंगे अब जाके इसके बाद तो कहीं फंसने वाले हैं किसी भी ट्रस्ट की प्रॉब्लम में, किसी भी ट्रस्ट की प्रॉब्लम में। क्योंकि मैंने कैंटिलीवर केस भी करा दिया आपको, मैंने सिंपली सपोर्टेड वाला केस भी करा दिया। ठीक है, अगर हिंज सपोर्ट भी दे देगा तो कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिंपली सपोर्टेड जैसा ही है, बस हिंज की जगह आपको 2 रिएक्शन ले लेना है। कल मैंने बताया था एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दोनों में आपके आंसर
सेम ही आने वाले हैं, ठीक है, सारे आंसर सेम आने वाले। बस 3 से 4 स्टेप आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या, मेंस का अगर लिख रहे हैं तो पहले परफेक्टनेस चेक करिए, अगर मेंस नहीं लिख रहे हैं तो सीधे सॉल्व करना शुरू करिए सभी में, ठीक है, चाहे हिंज सपोर्ट हो या सिंपली सपोर्ट हो, उसमें आपको रिएक्शन निकालना है सबसे पहले। और अगर कैंटिलीवर का केस है, अगर कैंटिलीवर का केस है तो उसमें आपको बिना रिएक्शन निकाले जिस पॉइंट पे लोड लगा है वहीं से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, वहीं से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फोर्सेस को रिजॉल्व करिए, फोर्सेस की रैंडम डायरेक्शन दे सकते हैं, पहले फिगर में ही रैंडम डायरेक्शन दे लीजिए। उस पॉइंट पे खड़े हो जाइए, उस पॉइंट पे खड़े हो जाइए और वहाँ से क्या करिए, देखिए कि एरो किधर जा रही है, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, वैसा ही डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। और जैसे ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे बस उसके बाद केस आपका सिंपल है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस लगाइए और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक आंसर अगर आपका निगेटिव आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, उस निगेटिव आंसर के साथ ही उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर कोई निगेटिव वैल्यू भी आती है तो नेचर यहाँ पे तुरंत चेंज नहीं कर देना है आगे वाले डायग्राम में, ठीक है। आप जैसा एजम्पशन पहले ले चुके हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हुए आगे वाले स्टेप में जाएंगे। निगेटिव वैल्यू आ रही है तो सॉल्यूशन के टाइम पे निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे। जब एक बार सारे फोर्सेस की वैल्यू आ गई, ठीक है, तब हम मेंबर के नेचर चेंज करना शुरू करेंगे, वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। और अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो वो मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकता है और नीचे मैसेज पे कमेंट कर सकता है कि सर ये वाला पॉइंट जो है डाउट में है और मुझे इसको क्लियर करा दीजिए। ओके, थैंक यू।